हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस पार्ट 1 के बारे में दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, तो इसी के बारे में मैं आज कुछ आपसे जानकारी शेयर करूंगा दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। तो इसके जैसे कि इसके नाम से इस पार्ट क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस। तो दोस्तों जो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं साइट में, जो पहले से बने हुए होते हैं, जैसे पेमेंट, जैसे आरसीसी रोड बनी होती है या कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने होते हैं, ब्रिज बनी होती है बड़ी बड़ी, तो उनसे जो कंक्रीट निकलता है दोस्तों और उसको क्रश्ड करते हैं हम। जब क्रशर पे उसको क्रशिंग किया जाता है, क्रश्ड किया जाता है और उसे एक ग्रेड में रखा जाता है। जिस भी ग्रेड की ग्रेडिंग हमको यूज करना है सब बेस की लेयर में, तो उसे उस ग्रेडिंग के तौर पे बनाया जाता है और उसको फिर साइड पे यूज किया जाता है दोस्तों। तो उसी लेयर को दोस्तों कहा जाता है क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस लेयर। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में क्या डिटेल्स दी हुई हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो उसके बारे में आप जानकारी लेने के लिए देखेंगे सेक्शन 400 में दोस्तों जाएंगे, तो उसमें क्लॉज 405 में इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो आप क्लॉज 405.1 में आप देखेंगे तो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, बताया गया है कि क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस क्या कहलाता है, किस प्रकार से वर्क किया जाता है इसका। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड क्रशिंग दी डैमेज्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब and recompacted the same as sub-base course in one or more layer. The work shall be performed on such widths and length as may be specified in accordance with the requirements of these specifications and in conformity with the lines, grades, cross sections shown on the drawings or as otherwise directed by the engineer. तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो ये हम वर्क करते हैं, जो भी ये कार्य करते हैं, हम क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस का वर्क करते हैं, तो जो डैमेज सीमेंट कंक्रीट स्लैब होते हैं तो उनसे जो भी कंक्रीट निकलता है तो उसको क्रशिंग करके या कि उसको तोड़कर हम एक प्रॉपर ग्रेड में बनाकर और उसे सब बेस या बेस कोर्स के तौर पर रिकम्पेक्टेड करके उसको पुनः कम्पेक्टेड करके एक से अधिक लेयर में हम जब एक सब बेस तैयार करते हैं तो उसी को क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस कहा जाता है। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि इन कार्य विशिष्टताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्दिष्ट किए जाते हैं और इसकी चौड़ाई और लंबाई पर डिपेंड करता है कि जो ड्राइंग्स पर जो दिखाया गया है कि इसके लाइंस और ग्रेड और क्रॉस सेक्शन किस प्रकार से हैं, कि हमको सब ग्रेड के ऊपर किस प्रकार से इसको बनाना है और किस प्रकार से इसका कैम्बर प्रोवाइड कराना है, किस प्रकार से लेवल लेना है, इसकी प्रोफाइल क्या है, और तो उसके क्रॉस सेक्शन के अनुरूप जो है वो बनाया जाएगा और जो भी इंजीनियर वहाँ वर्क करेंगे उनके निर्देशानुसार इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इसका कार्य किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे तो 405.2 में मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि इसमें जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं वो कौन कौन सा मटेरियल्स यूज करते हैं और किस प्रकार से हम मटेरियल्स का निर्माण करते हैं इसमें। तो इसमें क्लॉज 405.2.1 में कोर सेग्रीगेट बताया गया है कि जो कंक्रीट में जब हम कंक्रीट को निकालते हैं तो उसमें जो कोर सेग्रीगेट रहते हैं उनको किस प्रकार से कंक्रीट को क्रश्ड करते हैं और कोर सेग्रीगेट का एक साइज प्रोवाइड कराते हैं क्रशर के द्वारा। तो इसमें उसी के बारे में डिटेल्स दी गई है और कहा गया है कि कोर सेग्रीगेट फॉर दिस वर्क सेल बी ब्रोकन सीमेंट कंक्रीट स्लैब crushed to a size not exceeding 75 mm and as far as possible conformity to one of the grading given in table 400-9। तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि जब हम कोर सेग्रीगेट का यूज करते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट सब बेस स्लैब में हम जो कोर सेग्रीगेट का यूज करते हैं तो वो कंक्रीट से ब्रोकन, जब हम कंक्रीट को तोड़कर और एक कोर सेग्रीगेट का साइज बनाते हैं तो वो कोर सेग्रीगेट का जो साइज रहेगा दोस्तों वो 75 mm से ज़्यादा हम उसकी साइज नहीं रखेंगे। 75 mm तक उसकी साइज रखते हैं, संभवतः 75 mm तक ही उसकी साइज रखना है हमको। और इसमें जो ग्रेडिंग हमको कंफर्म करना है वो टेबल
400-9 में जो भी ग्रेडिंग दी गई है, इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें जो 2 ग्रेडिंग दी गई हैं, तो उसमें से जो भी आपको ग्रेडिंग सूटेबल लगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको कोर्स एग्रीगेट का साइज प्रोवाइड कराना है और ग्रेडिंग के हिसाब से उसमें रखना है और उसकी सीविंग करना है, छन्नी से छान कर उसकी ग्रेडिंग देखना है कि किस प्रकार की ग्रेडिंग आ रही है और कौन सी ग्रेडिंग्स में हमको जिस भी ग्रेडिंग्स में हमको रखना है उसी प्रकार का उसका साइज दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें 405.3.1 में कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के बारे में बताया गया है कि हम किस प्रकार से इसका कार्य करना है। तो आप क्लॉज 405.3.1 में लिखा हुआ है दोस्तों, जनरल इंफॉर्मेशन बताई गई, इसके बारे में कहा गया है कि क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस कोर्स में भी constructed in 1 or 2 layer depending upon the thickness of the concrete slab, dismantled and crushed. The thickness of each layer shall not exceed 75 mm compacted thickness। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब भी हम इसका कार्य करते हैं साइड पे, तो जो क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट की स्लैब सब बेस कोर्स का निर्माण एक से अधिक या 2 परतों में किया जा सकता है। तो जो कंक्रीट स्लैब की थिकनेस रहती है, जो भी हम जो डिसमेंटल करते हैं जो कंक्रीट स्लैब, तो उसकी जो थिकनेस रहती है, तो उस थिकनेस से ये देखना है हमको कि उस जितनी भी उसकी थिकनेस है कंक्रीट स्लैब की जो हम डिसमेंटल कर रहे हैं, तो उसकी थिकनेस जो साइज रहेगा उसका, तो वो उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए हमको उसको क्रश्ड करना और क्रश्ड करके उसको एक साइज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो जितनी भी हमको साइज चाहिए उस साइज में मिल सके। और जब हम उसको साइड पे कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है, कॉम्पैक्टेड थिकनेस, ईच लेयर कॉम्पैक्टेड, प्रत्येक लेयर की कॉम्पैक्टेड थिकनेस जो है दोस्तों, वो 75 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया है। और इसके बाद क्लॉज 405.3.2 में देखेंगे तो लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, कि जिस भी सरफेस में हमको इसका यूज करना है तो उस सरफेस को किस प्रकार से हमको तैयार करना है और किस सरफेस में हमको यूज करना है इसका, जो क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट का कौन सी सरफेस में यूज किया जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स दी गई है कि द सरफेस ऑफ द सब ग्रेड शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 404.3.1। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो सब ग्रेड की सतह को क्लॉज 404.3.1 के अनुसार तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस बनाया जाएगा। उसके ऊपर जो तैयार सब ग्रेड की लेयर होती है जो जिसको हम क्लॉज 404.3.1 के हिसाब से तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर हमको फिर क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस हम उसके ऊपर बनाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो क्लॉज 405.3.1 में स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में बताया गया है कि जो भी एग्रीगेट हम यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार से साइड पे फैलाएंगे, किस प्रकार से साइड पे हम स्प्रेडिंग करेंगे, उसमें कौन से मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे साइड पे। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल्स दी गई है। तो आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि द सब बेस मटेरियल ऑफ ग्रेडिंग स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी स्प्रेड ऑन prepared subgrade with the help of a motor grader of adequate capacity, its blade having hydraulic control suitable for initial adjustment and for maintaining the required slope and grade during the operation or other means as approved by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब हम साइड पे एग्रीगेट को फैलाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट ग्रेडिंग की सब बेस मटेरियल को पर्याप्त क्षमता के मोटर ग्रेडर की मदद से तैयार किए गए सबग्रेड के ऊपर इसको फैलाया जाता है। जो मोटर ग्रेडर रहते हैं दोस्तों, तो उसकी मदद से सबग्रेड के ऊपर फैलाया जाता है, क्योंकि जो मोटर ग्रेडर रहते हैं दोस्तों तो उसमें ब्लेड्स रहती हैं और ब्लेड्स वो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू वर्क करती हैं। तो इसके ब्लेड्स में हाइड्रोलिक नियंत्रण वो प्रारंभिक समायोजन के लिए उपयुक्त होता है और ऑपरेशन के दौरान आवश्यक स्लोप ग्रेड को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है। और यह अन्य साधन जैसे कि इंजीनियर द्वारा अनुमोदित
किया जाता है। इंजीनियर जो भी अप्रूव्ड करेगा या कि हम उसके द्वारा साइट पे एग्रीगेट को स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेडिंग कर सकते हैं, या कि मोटर ग्रेडर का यूज करके। और यदि हम मोटर ग्रेडर का दोस्तों यूज करते हैं तो साइट पे हम ये देखेंगे कि जितनी हमको थिकनेस चाहिए तो उसकी जो ब्लेड्स होती हैं दोस्तों वो हाइड्रोलिक प्रेशर के हाइड्रोलिक कंट्रोलर के रूप में वर्क करती हैं। तो जितनी थिकनेस चाहिए रिक्वायर्ड, जितना भी एडजस्टमेंट करना होता है हमको साइड पे थिकनेस और स्लोप में और ग्रेड में, तो आसानी से जो भी ऑपरेटर रहते हैं ग्रेडर के, उनको इंजीनियर के निर्देशानुसार वो उसको बनाते हैं और उसको उस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं ग्रेडर से। उस तरह की थिकनेस के अनुरूप जो है जितनी भी हमको थिकनेस रखना है, उसमें लोज मटेरियल की जितनी थिकनेस रखना है वो इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाता है। उस हिसाब से जो ग्रेडर ऑपरेटर होता है वो साइट पे करता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो 405.3.4 में रोलिंग के बारे में बताया गया है कि हमको रोलिंग किस रोलर से करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई हैं दोस्तों। तो आप इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इमीडिएटली फॉलोइंग द स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट और रोलिंग सेल बी स्टार्टेड दी 3 wheels power rollers of 80 to 100 kN capacity or tandem or vibratory roller or 80 to 100 kN static weight. The type of roller to be used shall be approved by the engineer based on the trial. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि साइड पे जब हम रोलिंग करते हैं तो उसमें जो भी ग्रेडर जो भी रोलर का यूज करना है, तो कहा गया है कि एग्रीगेट फैलाने के तुरंत बाद 80 से 100 टन क्षमता वाले 3 पहिया पावर रोलर्स जो कि आप लोगों जो भी इंजीनियर्स होंगे उनको पता होगा कि पीडब्ल्यूडी में अधिकतर आप देखते होंगे कि 3 पहिया वाला जो पावर रोलर्स रहते थे पुराने ज़माने में वो यूज किए जाते थे। तो हम यहाँ भी उसका यूज कर सकते हैं 3 पहिया पावर रोलर्स का। जो उसका वजन जो है दोस्तों वो 80 से 100 किलोन्यूटन कैपेसिटी का होना चाहिए हो। और 80 से 100 किलोन्यूटन के लिए वजन के लिए टेंडम या वाइब्रेटरी रोलर के साथ रोलिंग शुरू की जाएगी। और उपयोग किए जाने वाले रोलर के प्रकार को ट्रायल रन के आधार पर इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। जब भी हम रोलर का साइड पे यूज करते हैं तो वो रोलर जो है जब हम ट्रायल पेज बनाते हैं साइड पे वर्क करने से पहले, यदि हम 10 मीटर या कि 100 मीटर एक ट्रायल पेज करते हैं, इसका सब बेस तैयार करते हैं और जिस भी रोलर से हम वहाँ रोलिंग करते हैं ट्रायल पेज में जब रोलिंग करते हैं, जो भी हम रोलर का यूज करते हैं वही रोलर का दोस्तों यूज हमको साइड पे करना है। जब हम सब बेस क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस का निर्माण करेंगे तब हमको वही रोलर यूज करना है जो हमने ट्रायल में यूज किया था। जो इंजीनियर द्वारा अनुमोदित हो, इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड हो, तो उसी रोलर का यूज करना है साइड पे। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस क्या कहलाता है दोस्तों। तो सिंपल भाषा में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रोड रहती है, जो पहले से रोड बनी हुई रहती है, जो कंक्रीट की रोड पहले से बनी हुई रहती है या कि कोई भी स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ रहता है, तो उसको डिसमेंटल करके उसका जो भी कंक्रीट निकलता है उसको क्रशर पे ले जाकर दोस्तों एक प्रॉपर साइज में उसको क्रश्ड किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद फिर उसको सबग्रेड के ऊपर 75 mm की थिकनेस में, कम्पैक्टेड 75 mm की थिकनेस में उसको रखा जाता है, वाटरिंग की जाती है और रोलिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो भी वो लेयर कंप्लीटेड लेयर तैयार होती है, वो 75 mm की थिकनेस की जो लेयर तैयार होती है, तो उसी को दोस्तों कहा जाता है क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस। तो ये लेयर होती है क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट सब बेस क्या कहलाती है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं और भी कुछ डिटेल्स जो है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आप उसमें देख सकते हैं और भी जो भी इसके बारे में जानकारी दी हुई है मूर्त में।